नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं मनोज पांडे। आप सभी को पता है कि आज झारखंड कैबिनेट की बैठक थी। कई दिनों से इस कैबिनेट की बैठक का इंतज़ार किया जा रहा था। 3 बार कैबिनेट की बैठक की तिथि जो है बदली और उसके बाद तय हुआ कि 2 मार्च को कैबिनेट की बैठक होगी। आज की कैबिनेट की बैठक में वैसे तो कुल 37 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, लेकिन सबकी निगाहें जिस बात पर जाकर टिकी थी, हम उसी बात पर चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि नियोजन नीति को लेकर क्या कुछ होने वाला है। युवाओं की नज़र और ख़ास करके पॉलिटिकल पार्टियों की नज़र इस पर थी कि आखिर सरकार जो नियोजन नीति नई लाने वाली है उस पर क्या कुछ आने वाला है। वो कैबिनेट ब्रीफिंग के ज़रिए बता दिया गया है। ये बातें आप तक पहुंच भी चुकी होगी, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है। ये संदेश का जो प्रवाह है वो बहुत तेज़ी से होता है और आपके मोबाइल तक ये ज़रूर पहुंच चुका होगा। लेकिन अभी भी कई लोगों के मन में संदेह है कि आखिर नियोजन नीति जो ये कैबिनेट की बैठक से नियोजन नीति को हरी झंडी मिली है वो क्या है। आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे कि आज की कैबिनेट की बैठक से जिस नियोजन नीति को हरी झंडी मिली है या पहले की जो नियोजन नीति थी उस पर क्या कुछ हुआ है, अब किन लोगों की नियुक्ति जो है वो हो पाएगी, इस पर विस्तार से और आपके मन में जितने भी सवाल हैं हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब हम आपको दे सकें मनोज पांडे के जरिए। मनोज पांडे अभी कैबिनेट की बैठक को कवर करके लौटे हैं और आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि 37 प्रस्ताव पर मोहर लगी है और उसमें से एक प्रस्ताव ये था कि आप सभी को पता है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने पिछले साल एक नियोजन नीति बनाई थी जिसमें कि ये था कि मैट्रिक और इंटर वो झारखंड से करने की अनिवार्यता थी, खास करके जनरल कैटेगरी के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको छूट दी गई थी कि वो बाहर से भी करेंगे तो उन्हें स्थानीय मान लिया जाएगा, लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्र अगर बाहर से मैट्रिक और इंटर करते हैं तो उन्हें स्थानीय नहीं माना जाएगा। लेकिन अब इस नियम में क्या कुछ हुआ, नई नियोजन नीति में क्या कुछ है, पहले मनोज पांडे से जानते हैं, उसके बाद आपके तमाम सवाल हम लेंगे। बहुत आप तो देख ही रहे हैं कि लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहा है, आपके पास भी स्टूडेंट का फ़ोन आ रहा है कि आखिर आज नियोजन नीति में क्या कुछ हुआ। एक जो पिछले कई दिनों से हल्ला चल रहा था कि 60-40, आखिर हुआ क्या? देखिए, ये बोलने का और एक्सप्रेस करने का तरीका है। ग्लास आधा भरा है या आधा पानी खाली है, तो उसी तरीके से इसको 60-40 व्याख्या कीजिए, ओपन फॉर ऑल कीजिए, वो आप जिस रूप में चाहे आप इसको डिलीवर कर सकते हैं। आप समझिए, हेमंत सोरेन की सरकार ने जो नियोजन नीति आज से पहले लाई थी, उसमें उनका दावा था कि हमने 3 बैरियर लगाया है जिससे झारखंडियत बची रहेगी, झारखंड के लोगों को नौकरी मिलेगी। वो 3 बैरियर क्या था कि आप 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड से पास होने चाहिए। अच्छा। लेकिन इसमें छूट था, एजेम्प्टेड था रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए कि वो कहीं से भी कर सकते हैं, दूसरे राज्य से भी अगर किए हुए हैं तो उनको नौकरी मिलेगी। अब जैसे ही 10वीं और 12वीं का यहाँ का रखा गया था तो दूसरे राज्य के लोग यहाँ नहीं भर पाते फॉर्म। अच्छा। क्योंकि वो पहला कॉलम में ही छट जाते। दूसरा कॉलम था क्षेत्रीय भाषा, जो 12 ऑलरेडी एग्जिस्ट है। सरकार ने 9 को उसको बढ़ाया, 12 किया और उससे हिंदी और अंग्रेजी हटाया था। तो उस बैरियर को भी सरकार ने हटा लिया। 10th-12th का मैंडेटरी जो था कि आप यहाँ से पास करें तो वो भी हटा दिया। फिर उसके बाद भाषा, जो स्थानीय भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसका भी बैरियर हटाया नहीं, उस बैरियर में 3 ऑप्शन और जोड़ दिए। अच्छा। हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। अब ये 3 भाषा भी जुड़ गया उसमें। ठीक है, तो वो अब मतलब उनमें जो एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, वो इन 3 भाषाओं में भी प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि जो हिंदी ही आता है उसको खोटा नहीं आता, नागपुरी नहीं आता, उड़िया नहीं आता, तो वो लोग भी अब आसानी से 100 नंबर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तीसरा था कि क्षेत्रीय जो
रीति रिवाज, परंपरा, पर्वों की जानकारी, उस बैरियर को भी विड्रॉ कर लिया गया है। यही 3 संशोधन किए गए हैं। ठीक है। अच्छा, कुल मिलाकर मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि नई नियोजन नीति ऐसा कुछ बनाया नहीं गया, बल्कि सरकार की अपनी ही एक नीति जो थी पहले बनाई गई थी मैट्रिक और इंटर की बाध्यता के साथ, उसको विलोपित कर लिया गया, खत्म कर लिया गया। उसके बाद ये हुआ कि 2016 से पहले जैसे नियुक्ति हो रही थी अब वैसे नियुक्ति होगी। हाँ, अब आप इसको नया और परिभाषा पुराना कैसे कर सकते हैं? 4 व्हीलर को आप काट दिए 2 चक्का, तो 2 व्हीलर हो गया, तो आप बोलिए नया है। कहेगा नहीं, ये ऑलरेडी 4 व्हीलर है, ये 2 व्हीलर हो गया, उसमें सिर्फ कटौती हुआ, ये 2 व्हीलर नहीं है। अच्छा। तो वो परिभाषा अपने अनुसार से राजनीतिक दल करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि सरकार लीगली राइट होने के चक्कर में पॉलिटिकली रॉन्ग हो गई। कैसे? अब जो जगन्नाथ महतो, जो उनके विधायक तमाम लोग कहते थे कि हम यहाँ के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तो उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है अपने वोटरों को बताने के लिए कि 60% तो रिजर्व है ये ना है जी, यहाँ के लोगों के लिए। ये सरकार बोलेगी, बोल सकती है, डिफेंड करने का और कोई ऑप्शन नहीं है। तो 60% में मतलब आप जो बोल रहे हैं, पहले तो आप परिभाषित ऐसे किए कि 60 और 40 का रेशियो पर जो बातचीत हो रहा है वो 60% में वो लोग हैं जो रिजर्वेशन से आते हैं, चाहे SC ST OBC। तो फिर अब आप इसमें जोड़ रहे हैं कि वो रेसिडेंशियल उनका झारखंड का होना चाहिए। हाँ, अब देखिए उसमें क्या होता है कि अगर आप आरक्षित श्रेणी में आवेदन करते हैं कि हम OBC कैटेगरी में करेंगे, हम ST कैटेगरी में करेंगे, SC कैटेगरी में करेंगे, तो आप ST हैं, OBC हैं, SC हैं या EWS कैटेगरी में हैं। अच्छा, EWS भी है? हाँ, तो आपको एक सर्टिफिकेट देना होता है। इन तीनों में जाति प्रमाण का जाता है, उसमें आय प्रमाण पत्र का और आपका यहाँ का। तो अब वो जो है रेसिडेंशियल और इनकम सर्टिफिकेट देना। हाँ, आप बोल रहे हैं। तो EWS वाले का इनकम, ठीक है। तो और अब ST का मान लीजिए कैटेगरी में कोई अप्लाई करेगा, तो मान लीजिए कि अगर कोई बंगाल का भी ST आके यहाँ अप्लाई करेगा तो वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेगा क्योंकि उसका रेसिडेंशियल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो JMM, कांग्रेस और ये लोग जो बता रहे थे कि नहीं, जो रेसिडेंशियल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है लोगों के पास वही ओरिजिनल नहीं है। हम तो रेसिडेंशियल 32 मानते हैं और अभी आज के डेट तक में रेसिडेंशियल क्या है? 85। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम हैं, मान लीजिए कि कोई बिहार का रहने वाला व्यक्ति है, वो झारखंड में पिछले 20 साल से रह रहा है, वो उसका घर है अपना, वो ब्लॉक में रेसिडेंशियल बनाने जाएगा, तो उसका बनेगा या नहीं बनेगा? अब यहाँ पे भी पेच है। जो CEO देख रहे हैं वो कई लोग खतियान मांग रहे हैं और कई लोग लैंड का पेपर मांग रहे हैं, उसके आधार पे दे रहे हैं। तो कितने साल पुराना होना चाहिए? 85 बोल रहे हैं? नहीं, वो सरकार का फॉलो है। जैसे पिछली सरकार का स्थानीय की परिभाषा को इस सरकार ने विलोपित नहीं किया है, तो इसलिए वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो 85 का जिसके पास कागज पत्र है वो उसको सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए लीगली। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए, अभी जो सरकार बोल रही थी कि हम खतियान के आधार पर नियोजन नीति लाना चाहते हैं, और आपको याद होगा कि परसों IPRD की तरफ से एक रिलीज भी जारी किया गया और बताया गया कि भाई हमने जो है राय लिया और युवाओं ने 72-73% युवाओं ने दिया कि 2016 से पहले जैसे नियम था वैसे कर दीजिए ताकि तत्काल में अभी नियुक्ति हो सके। उसमें इस बात का भी जिक्र था कि हम लोग लाना चाह रहे हैं कि 32 के आधार पर नियोजन नीति। अगर 32 के आधार पर नियोजन नीति आती तो इससे कितना अंतर होता और दोनों में क्या अंतर होता? बहुत वास्ट डिफरेंस होता। क्या अंतर होता? एक तो यहाँ 100% यहाँ के लिए रिजर्व किया जा सकता था? नहीं, लीगली वो नहीं। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों में क्या अंतर होता? दोनों में अंतर ये होता कि जिनके पास 32 का खतियान होता वो स्थानीय होते। अच्छा, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल हो, ST हो। रेशियो 60-40 ही रहता, लेकिन 60 में सिर्फ 1932 वाले 100% मिल जाता है। 100% कर सकते हैं, ऐसा लीगली है? नहीं है।
कोर्ट ने 2 बार 3 बार यही इसी बात को कहा कि आप 100% रिजर्व नहीं कर सकते। अदर स्टेट में क्या 3rd ग्रेड 4th ग्रेड 100% रिजर्व होता है? ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा, हो सकता है नियमतः? नहीं। हाँ। क्योंकि मैंने ऑर्डर पढ़ा है झारखंड हाई कोर्ट का, उसमें सोनी कुमारी वाले मुद्दे पे यही लिखा गया था कि आप 100% रिजर्व नहीं कर सकते। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग। ठीक है। तो देखिए, हम दर्शकों से थोड़ा अपील भी करना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं पांडे जी के जरिए कि आज की कैबिनेट की बैठक में जो कुछ भी हुआ उससे जुड़े हुए कोई सवाल है नियोजन नीति को लेकर, तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे सकें। देखिए, एक समीम अली जी हैं, बहुत चर्चित नाम है। इन्होंने लिखा है कि बावरी कमेटी की रिपोर्ट को नियोजन नीति का आधार बनाएं। तो ये बावरी कमेटी हो गया जो रघुवर दास के समय 13/11 पर विवाद हुआ था, उसके बाद बावरी कमेटी बनी थी, ये उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो बावरी कमेटी एक्चुअली उसमें क्या था? देखिए, रघुवर दास ने क्या किया, शेड्यूल एरिया के लिए अलग बनाया और नॉन शेड्यूल एरिया के लिए अलग। पहला नियोजन। अच्छा। उसके बाद उस नियोजन नीति का विरोध हुआ कई जगहों पर। तो उस नियोजन नीति में किसी भी तरह के संशोधन से पहले अमर बावरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। अमर बावरी की अध्यक्षता में कमेटी बना के और कहा गया कि आप सभी राजनीतिक दलों का और सभी जगह का अध्ययन करके बताइए कि क्या संशोधन होना चाहिए। तो उसमें फिर उन लोगों ने संशोधन किया और 2400 जिला को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी अगले 10 साल के लिए रिजर्व कर दिया झारखंडियों के लिए। लेकिन वो झारखंडी कौन था? 1985। ठीक है। अब इस बात को समझिए। तो उस कमेटी की अनुशंसा को, जैसे वो बता रहे हैं कि सुझाव दे रहे हैं कि उनको करना चाहिए, तो उस कमेटी की अनुशंसा यही थी कि 24 जिला में 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी यहाँ के लोकल लोगों को देना चाहिए। अब लोकल कौन, तो उसका परिभाषा सबको पता है, 85 सब भाषणों में बोलते हैं और उनके नज़र में। और अभी जो है इस मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के अलावा जो बचता है वो 40% बचता है। उसी लिए इसको 60 और 40 बोला जा रहा है। अच्छा, एक सवाल लोग कई बोल रहे हैं कि कई तो बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो नियोजन नीति है वो लागू कर देना चाहिए। कई लोग बोल रहे हैं कि एक ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल से बाहर के राज्यों के लिए 10% सीट रहता है, ये बता रहे हैं। एक लिख रहे हैं पंकज कुमार की 1985 लागू करें तो आज भी 100% हो सकता है, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक लिख रहे हैं कि 90-10 कर दिया जाए नियोजन नीति, 40% का डिफाइन कर दीजिए। ये देखिए, वो 60-40 का जो है, ये 40 का क्या है, कैसे डिफाइन? जो रिजर्वेशन लेगा झारखंड में वो 60 में आ जाएगा, वो 60 में आ जाएगा, उसके बाद सब 40 में आ जाएगा। हाँ, जो बाकी बचा है ST, SC, OBC और EWS, ये कैटेगरी को आप जोड़ेंगे तो 60% हो जाता है। अब इसका आरक्षण लेने का अलग नियम है, मैंने आपको बताया कि यहाँ का रेसिडेंशियल होना चाहिए। लेकिन इसको JMM, कांग्रेस और RJD के लोग ये बाकायदा कह रहे थे कि हम जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है रेसिडेंशियल, हम उसके पक्ष में नहीं हैं, हम उसको नहीं मानते हैं। खतियान ही आधार है, जिसके पास खतियान है वही स्थानीय है। अच्छा, आज कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से पहले के जो नियम है उसको विलोपित कर दिया गया, अभी जो ये कह दिया गया कि भाई 2016 से पहले जो है वो चलेगा, तो क्या अब कल के बाद कभी भी वैकेंसी निकल सकती है? वो तो अब सरकार पे जैसे क्या नियम और कोई प्रोसेस है या 2-4-5 दिन, सप्ताह, महीना लगेगा? नहीं, बस एक ऑर्डर निकलेगा, सरकार जो कैबिनेट में ली है और JSSC को चला जाएगा कि आप नियुक्ति निकालिए। ये ऑर्डर फिर क्या राजभवन या फिर कहीं और जाना है? नहीं। मतलब सरकार के सामने अब गेट खुला है। जिस नियोजन रोजगार को लेकर वादे कर रहे थे और कह रहे थे कि नियम को फंसाया जाता है, अब नियम क्लियर हो गया, अब सरकार नियुक्ति कर सकती है। हाँ, नियुक्ति कर सकती है। जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं, हम लोग से जुड़े हैं, वो पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देते हैं। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, और खासकर अगर आप 40% वाले में हैं तो विशेष पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। क्यों? क्योंकि आपका जो मार्क्स होगा कट ऑफ, वो ऑल इंडिया लेवल के लड़कों के साथ होगा। अच्छा। अब सोचिए कि किस
स्टेट में पढ़ाई का क्या स्तर है और झारखंड में क्या है, वहाँ के अगर लड़के आ गए तो फिर क्या होगा। तो उस स्तर का होना चाहिए कि अगर कहीं का भी लड़का भरे तो हम नंबर से जीत के आएंगे। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि आप जो बोल रहे हैं कि आज तो ओपन फॉर ऑल कर दिया गया, 60-40, जिसे आसान भाषा में लोग समझ रहे हैं कि 60% रिजर्व कैटेगरी के लिए और 40% ओपन टू ऑल हो गया। तो क्या दूसरी जो सरकार वादा करते आई है कि 1932 के आधार पर नियोजन नीति बनाएंगे, जैसा आप बता रहे हैं कि इसमें भाषा, संस्कृति ये सब भी खत्म हो गया, तो क्या नई नियोजन नीति सरकार आने वाले दिनों में बना सकती है? अगर वो बनाना चाहे तो ये सरकार का जो 2 साल का टर्म बचा है इसके अंदर सरकार बना सकती है? हाँ, कभी भी बना सकती है सरकार। कितना समय लगेगा? 1 दिन। लेकिन फिर सवाल आके वहीं फंस जाएगा कि 1932 जब तक 9th शेड्यूल से नहीं, अभी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के पास बस एक ही चीज कहने को है। हाँ। कि हमने तो कहा है कि हम नौकरी 1932 वाले को ही देंगे। हाँ। 1932 को ही स्थानीय मानेंगे। हाँ। लेकिन वो प्रभावित तभी होगा जब वो केंद्र से पास होगा। हाँ। मैंने वैसा बना के एक फॉर्मूला दे दिया है। मैंने आपको एक रोटी दे दी है, लेकिन उसमें बाध्यता है कि आप जब यहाँ से पहुंच जाएंगे रामगढ़ तभी आप उसको खोलेंगे टिफिन को। तो मैंने एक बनाया है, विधानसभा से उसको पास कराया है, राज्यपाल महोदय के पास गया था। हाँ। राज्यपाल महोदय ने उसको वापस कर दिया। अब फिर उसको फिर वापस चाहे तो राज्यपाल के पास ये भेज सकती है कि आप भैया इसको केंद्र को भेजिए और 9वीं अनुसूची में डालिए। सरकार जेएमएम का तर्क ये है कि 9वीं अनुसूची में तमिलनाडु की तरह उसका समीक्षा नहीं हो सकता। हालांकि भाजपा के कई नेता, कई वकीलों ने कहा कि नहीं, ये पहले का था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम इसकी भी समीक्षा कर सकते हैं, 9वीं अनुसूची में डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सरकार ये जो ले आई, अब इसके बाद दूसरा नियोजन नीति या कह लीजिए स्थानीय नीति, वो जो ऑलरेडी राजभवन से लौटा है उसको सरकार वापस भेजेगी फिर से। अच्छा, राजभवन के पास उसमें जो भी सुधार बोला गया है करने हाँ, वो सुधार करके और फिर भेजेगी सरकार। और सरकार कहेगी कि आप भेज दीजिए केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार से मांग करते हैं हम कि आप हमारे जो हम लोगों ने कानून बनाया है, रास्ता दिखाया है, इसको आप 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। तो आज के फैसले से सरकार की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? जनता में क्या मैसेज जाएगा? युवाओं में क्या मैसेज जाएगा? आपको क्या लगता है कि लोग इसे स्वीकारेंगे? क्योंकि वोटिंग हुई है, वो तो एक डेटा होगा सरकार के पास कि किन किन लोगों से, किन किन नंबरों से वोटिंग हुई है, तो उसे तो नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि फर्जी सर्वे हुआ है। तो क्या ये बीच का रास्ता जो सरकार की तरफ से निकाला गया, इसे सही माना जाए? देखिए, ये तत्कालिक, अभी देखिए 2 तरह का, सही और गलत की परिभाषा एक ही चीज़ के लिए वक्त के साथ बदल जाता है और सही हो जाता है। ठीक है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बोल देता हूँ, हालांकि सामान्य तौर पे ये बातें नहीं बोलनी चाहिए मीडिया में। आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हैं एक कमरे में, ठीक है, तो वो आपके माता पिता के लिए खराब है, रॉन्ग है। हो सकता है अगर माता पिता ने सहमति दी है तो कोई बात, लेकिन अगर आप पत्नी के साथ अपने बैठे हैं तो वो लीगली भी राइट है और माता पिता की नज़र में भी राइट है। तो राइट और रॉन्ग की परिभाषा को अलग रख के अगर आप समझिए, सरकार ने एक उपाय निकाला। उस उपाय निकालने के पहले सरकार ने क्या किया? सरकार ने जनमत संग्रह किया कि जो युवा नौकरी पाना चाहते हैं, सरकार ने उनको 2 ऑप्शन दिया कि आप क्या चाहते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करें कि भाई हमारा ये तर्क है, हम इसलिए ये नियोजन नीति लेकर आए हैं, या आप चाहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट ना जाए, 2016 से पहले वाली नीति लागू कर दें। तो जो बच्चों ने जवाब दिया 72% या 73% की ठीक है आप कर दीजिए। तो सरकार ने उसको आधार बनाया, उन बच्चों की बात मान ली। अच्छा, सरकार अब अगर जो आज कैबिनेट की बैठक से पास किया गया उसी आधार पर वैकेंसी निकालती है, तो आपको क्या लगता है कि जो 3 साल युवा इंतजार करते रहे नौकरी की, पढ़ते रह गए,
नियमों का और तरह तरह का हवाला देके एग्ज़ाम कैंसिल होते रहे, डेट बढ़ते रहा। उम्र सीमा में छूट दे सकती है सरकार? बिल्कुल देगी। 3 साल या उससे ज़्यादा? नहीं, अब ये बात नहीं है, लेकिन कुछ छूट देगी। हाँ, ये सरकार ऐसा मन बना रही है, मन बना चुकी है। अच्छा, जेएसएससी का जो निकलेगा वैकेंसी, और बहुत जल्द निकलेगा। कट ऑफ डेट जो है बढ़ा के रखा है। हाँ, कट ऑफ डेट मिलेगा, उम्र सीमा में छूट मिलेगी बच्चों को। अच्छा, मतलब पढ़ाई में पूरा ध्यान लगा देना होगा। हाँ, और सीरियस, क्योंकि सरकार इस काम को जल्दी करना चाहती है। क्यों? क्योंकि हेमंत जी जहाँ भी जा रहे हैं वो अपनी बातों को बता रहे हैं कि देखिए हमने क्या क्या किया है। हाँ। हमने क्या फैसला लिया है। हाँ। सिर्फ एक जगह पर वो उनकी आवाज़ धीमी हो जाती है, वो है नौकरी। नौकरी, सही बात है। ठीक है, अब सरकार डंके की चोट पे कहेगी। मतलब नौकरी की बारिश अब होगी झारखंड में। हाँ, बिल्कुल होगी। लेकिन इस बारिश में क्या जो झारखंडी छात्र हैं वो अच्छे से भीग पाएंगे या नहीं भीग पाएंगे? झारखंडी की फिर परिभाषा क्या मानती है वो तो सरकार तो 32 ही मानती है ना? नहीं, मतलब हेमंत सोरेन और उनके जो लोग हैं, जेएमएम पार्टी जो उनका एजेंडा है वो तो 32 ही है। नहीं, वो पॉलिटिकली है। अच्छा। लीगली 85 है अभी झारखंड में। अभी है। हाँ। नहीं, ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि जो 1932 को लेकर कई छात्र भी जो आंदोलन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट लीडर हैं, जयराम महतो जैसे लोग, और कई लोग जो आंदोलन करते हैं 32 को लेकर, तो 1932 वाले को, जो 1932 के स्टैंड के साथ खड़े हैं, उनको इस आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उससे फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा, लेकिन आप इस बात को समझिए कि हेमंत सोरेन ने उनका जवाब भरी विधानसभा में दे दिया है। हाँ। उनका जवाब में हो सकता है थोड़ा संशोधन हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं टिकेगी। ये तो पहले बोले थे। हाँ, लेकिन बाद में तो वो फिर पलटे थे। नहीं, तो उसका एक विकल्प खोजा है हेमंत जी ने। हाँ। कि 9वीं अनुसूची में डलवाएंगे। जब वो ये बात ट्रोल करने लगा, वो अपने वोटरों को नहीं समझा पाए, युवाओं को नहीं समझा पाए। हाँ। लेकिन वो बात लीगली ही वाज राइट। आज भी जो वो काम किए हैं वो रास्ता निकालने का काम किए लीगली, लेकिन पॉलिटिकली अब इस ये रॉन्ग हो सकता है जेएमएम के लिए, पॉलिटिकली रॉन्ग हो सकता है कांग्रेस के लिए। कि लगातार जो दर्शकों के हैं कई कमेंट्स आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं सब पढ़ भी नहीं पा रहा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है मनोज जी, कि जो कैबिनेट की बैठक की तिथि 3 बार एक्सटेंड हुई, उसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? क्योंकि आज जो 2 मार्च है, ये रामगढ़ उपचुनाव का परिणाम भी आना था। इससे पहले तय हुआ था कि शायद 27 को कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद तय हुआ कि 1 को होगा, फिर हुआ कि 2 को होगा। क्योंकि शाम को कैबिनेट की बैठक है, उन्हें पता था कि 2 बजे दोपहर तक जो है ये क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, हार रहा है। क्या रामगढ़ चुनाव के परिणाम से भी ये कैबिनेट की आज की बैठक में लिए गए निर्णय प्रभावित दिखते हैं आपको? नहीं, चूंकि सरकार पे आरोप लग जाता कि आपने रामगढ़ चुनाव को देख के निर्णय ले लिया। अच्छा, तो सरकार उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। हाँ। सरकार ने कहा वोटिंग भी हो जाए, काउंटिंग भी हो जाए, उसके बाद हम कैबिनेट का बैठक अगर इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती थी तो ये कल ही हो सकता था, कैबिनेट का बैठक कल ही ये चीज घोषणा हो सकती थी। फिर उन पे सवाल उठता कि काउंटिंग के दिन तक आदर्श आचार संहिता एक तौर पे पूरे राज्य में नहीं होता है, लेकिन वहाँ तो सरकार क्यों पड़ रही? सरकार हड़बड़ी में है परीक्षा लेने का, बच्चों को ज्वाइनिंग देने की हड़बड़ी में है। हाँ, पूरी तरीके से सरकार का एक ही मुहिम होगा। आज आप समझ लीजिए कितना हैट्रिक शेड्यूल था सरकार का। हाँ। सुबह उठ के कैबिनेट विधानसभा जाना, विधानसभा के बाद आना, कैबिनेट की बैठक करना, कैबिनेट की बैठक करने के बाद G20 की बैठक। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आज ही का डेट क्यों चुना गया, जबकि 20 देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो इस वक्त रांची में हैं और वो G20 की मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, सरकार एक तो हड़बड़ी में है, दूसरी बात अब इस पे उठ रहे सवाल या इसके समर्थन में उठ रहे सवाल का जवाब सरकार विधानसभा में दे सकती है। वहाँ पे सारे दल, सारे लोग बैठे होंगे। सरकार अगर बताएगी सभा को, विधानसभा को बताएगी ही कि हमारे ने ये संशोधन कर दिया,
और ये कर दिया। तो जिनको बात रखना होगा इसके पक्ष में या इसके विपक्ष में, वो अपनी बात रख सकते हैं वहाँ पर विधानसभा में। तो बिल्कुल बहुत शुक्रिया, आप लोग इतने लंबे समय तक जुड़े रहे और हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा डिस्कशन में और सवाल जवाब के इस सेशन में आप लोगों के मन में जो भी दुविधाएं थी वो हम लोग दूर कर पाए होंगे। और जो दर्शक अभी लाइव जुड़े हैं, एक बार फिर अंतिम में हम बता दें कि आज झारखंड कैबिनेट की बैठक थी और इस कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी। और जाने से पहले एक और विशेष सूचना हम देना चाहते हैं। दरअसल उन छात्रों को ज़्यादातर अभी मेहनत करने की ज़रूरत है जो शिक्षक बनना चाहते हैं। क्यों ऐसा? सर्वाधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी झारखंड में। फिर उसमें टेट और क्या सीटेट, वो अलग समस्या है, वो अलग समस्या है, उसका भी तो फिर आंदोलन चलता है ना। हाँ, लेकिन सरकार कहेगी ऑलरेडी मेरे पास टेट पास बहुत हैं, अब टेट का एग्ज़ाम भी करा लेगी सरकार। मतलब पठान फिल्म वाला डायलॉग की कुर्सी की पेटी बांध लो। हाँ, तो शिक्षक, क्योंकि एकमात्र शिक्षा विभाग है जहाँ सर्वाधिक नौकरियाँ निकलेंगी। बीएड करने वाले लोग कुर्सी की पेटी बांध। नहीं, बीएड जो टेट पास हैं या फिर जो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी होता है वो सब अगर है तो सरकार पहले घोषणा की थी कि 46,000 वैकेंसी निकलने वाला है, वो सब तो सब पेंडिंग ही है ना, वही निकलेगा। हाँ, पर किसी भी विभाग में उससे ज़्यादा नियुक्ति नहीं हो सकती। शिक्षा विभाग बहुत ज़्यादा वैकेंट है और बाकी विभाग हैं लेकिन कम हैं। ठीक है, उसके बाद है गृह विभाग, मतलब मान लीजिए सिपाही की नियुक्ति हो गई या फिर से सरकार को लगेगा कि हम दरोगा की नियुक्ति करें, तो उसके लिए तो ये 2 विभाग हैं जहाँ पे, लेकिन सर्वाधिक शिक्षक की बहाली होनी है। तो जो खासकर जो शिक्षक बनना चाहते हैं बच्चे, वो अपनी तैयारी पूरी कर लें। और जेएसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं विभिन्न एग्जामों का, वो तो एकदम पूरा लग ही जाए जी तोड़ से। तो बिल्कुल अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब उड़ान जो है भरने वाला है। और जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं कि झारखंड में जो अभी नौकरी की बारिश होने वाली है, सबसे अधिक बारिश शिक्षा विभाग में ही होने वाली है, शिक्षकों की वैकेंसी निकलने वाली है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आज कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और सबसे जो अहम प्रस्ताव था जिस पर सबकी नज़र, सबकी निगाहें टिकी थी, वो था नियोजन नीति से जुड़ा हुआ प्रस्ताव, जिसे विस्तार पूर्वक हम लोगों ने कोशिश की बताने की। 60 और 40 का जो मामला था, 60 मतलब कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो 60 में आएंगे और जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो 40 में आएंगे। वो चाहे झारखंड के हो या भारत के किसी भी हिस्सा के हों। और भारत के किसी भी हिस्सा के अगर रिजर्व कैटेगरी के भी लोग हैं तो वो 40 में आएंगे। तो 40-40 का परिभाषा यही है। इसके अलावा मैट्रिक इंटर की परीक्षा में पास करने वाले अभ्यर्थियों को सरकार लैपटॉप देगी। ये प्रस्ताव भी आज कैबिनेट की बैठक से पास हुआ है। इसके अलावा आप thefollowup.in www.thefollowup.in पर जाकर, इस वेबसाइट पर जाकर विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं कि आखिर कैबिनेट की बैठक में अन्य और कौन कौन से प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और भी आप अपने आसपास या जो हमारे दर्शक हम जो नहीं पहुंच पाए हैं, वो कल की अखबार को भी पढ़े, इस पे तर्क भी करें आपस में। और आप एक जो आपका इच्छा है, सवाल है, वो भी आप लेके आए। हम कोशिश करेंगे कि फिर दोबारा कभी जुड़ेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। कोशिश करेंगे विधायक, मंत्रियों से भी, अधिकारियों से भी पूछे। तो उस संदर्भ में भी आपको मतलब हम लोग कोशिश करेंगे जितनी हमारी समझ है कि आप तक पहुंचाएं और आपके सवालों का जवाब दें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और आप सभी को पता है कि कल जो है बजट पेश होना है और बजट में क्या कुछ खास होगा। अब सबकी निगाहें उधर थोड़ा डाइवर्ट हो गई है, किस विभाग के लिए कितना बजट एलोकेट होता है। इससे भी कल बहुत कुछ साफ हो पाएगा कि सरकार के अगले 1 साल का जो रोड मैप है वो क्या कुछ होने वाला है। और एक उससे थोड़ा, जब आपने बजट की चर्चा कर दी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मेरा, क्योंकि मुझे सबसे कम समझ में आता है। लेकिन बजट में एक बात बहुत अच्छी है, उससे पहले आज इकोनॉमिक सर्वे जो जारी हुआ, अच्छा, झारखंड के लोगों का जो कोरोना काल में जो और लॉकडाउन पीरियड में पूरे देश का लोगों का अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गिरा है, तो उसमें जो आज आया कि उसमें
तेज़ी से वृद्धि हुई है, पर कैपिटा इनकम में भी और जीडीपी में भी। तो ये सुखद है कि अब हम लोग कोरोना के एथी से पूरी तरीके से बाहर आ गए हैं और ग्रोथ रेट हमारा ठीक है। ठीक है, ये तो आंकड़ों की बाजीगिरी है, लेकिन कल तो खबर ये थी कि भाई सिलेंडर जो है 50 रुपया महंगा हो गया है घरेलू, और कमर्शियल जो है 250 रुपया महंगा हो गया है। तो कमाई और खर्च का आंकड़ा जो है वो बढ़ते घटते रहता है। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे जो आज विधानसभा के पटल पर पेश किया गया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि विस्तार पूर्वक एक उसका संक्षेपण रिपोर्ट हम लोग वीडियो फॉर्मेट में बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो चूँकि इससे भी जुड़े हुए सवाल परीक्षाओं में भी आते हैं और आपकी जानकारी में होना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए फॉलोअप के ज़रिए आप 1-2 दिन में उस पर विस्तृत रिपोर्ट भी देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया इतने लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। द फॉलोअप पर जुड़े रहिए। अगर आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।